अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। मैं स्किन हेयर नेल कंसल्टेंट हूँ और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं और लाइक करते हैं। और आज एक नए एपिसोड के साथ आपके लिए पेश कर रहा हूँ मैं, जिसका नाम है सेहत ऑनलाइन। और आज मेरे पास दो बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर्स हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग फीमेल्स भी हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, व्हाट हायर एम कैन मैन अटेन देन द कॉन्क्वेस्ट ओवर ह्यूमन पेन। सो ये दोनों अपनी अपनी फील्ड्स की माहिर हैं और ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स लोगों के सॉल्व करती हैं जिससे हमेशा जिंदगी भर लोगों को दुआएं देते रहते हैं इनको। तो चले आपको इंट्रोड्यूस करते हैं डॉक्टर सितवत अजीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो। शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन और सबसे बड़ी बात है, शी इज एन इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। राइट डॉक्टर साहब? थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। और उनके साथ ही हमारे पास बैठी हैं सैयदा दानिश अहमद, जिनकी हम सबको बहुत जरूरत है। शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम ये पता करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता क्या है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। और आप दोनों अपनी अपनी फील्ड्स की माशाल्लाह माहिर हैं, बहुत ज़बरदस्त फील्ड्स हैं। और ये दोनों ही फील्ड्स हम सबको कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। हमारे जानने वाले भी हो सकते हैं, हमारे अपने घर में भी कुछ लोग इस प्रॉब्लम से दो चार होते हैं। तो हम बहुत लकी हैं कि आज हमारे साथ डॉक्टर सितवत अजीम हैं, जो कि माशाल्लाह इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके ही हम से पूछेंगे कि इनफर्टिलिटी होता क्या है, हमारे व्यूअर्स को बताइए, ताकि बहुत लोग के दिमाग में बहुत शको शुबहात हैं, बट पीपल आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। तो हम एज डॉक्टर्स हमें इसको सही तरह से कन्वे करना है कि लोग इससे परेशान भी ना हो, साथ साथ इसकी ट्रीटमेंट्स और इसकी जो भी नए नए लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं उसके आगाही अच्छी हो जाए। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, थैंक यू मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अब आपका सबसे पहला सवाल है सब फर्टिलिटी। तो सब फर्टिलिटी को उर्दू जबान में अगर मैं बिल्कुल उसका सलीस तर्जुमा करूँ तो बेऔलादी या बांझपन से रिलेट किया जाता है। इसकी दो किस्में होती हैं। ठीक है। कुछ लोग तो शादी के फौरन बाद से अगर ट्राई कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी के लिए और वो 1 साल तक साथ रहते रहें और फिर भी उनको प्रेगनेंसी ना हो, तो ये प्राइमरी सब फर्टिलिटी कही जाती है, जिसमें उस औरत ने कभी कंसीव ही नहीं किया, कभी भी उसको हमल ही नहीं मतलब उसमें कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं कर रहे हैं वो लोग। कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं कर रहे, दे आर ट्राइंग फॉर कंसेप्शन, वो बच्चे के लिए कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमल नहीं हो पा रहा। तो ये तो पहली किस्म हो गई जिसको प्राइमरी सब फर्टिलिटी कहते हैं। दूसरी किस्म होती है सेकेंडरी सब फर्टिलिटी। इसकी बाय डेफिनेशन ये है कि अगर एक दफा भी प्रेगनेंसी हो गई है, चाहे वो मिसकैरेज हो गया, बच्चा जाया हो गया हो, अबॉर्शन जिसको हम आम जबान में लोग अबॉर्शन के नाम से ज्यादातर समझते हैं, या एक पूरी फुल टर्म प्रेगनेंसी हो, एक लाइफ बच्चा हो, बेटा बेटी जो भी, या खुदा ना खासा कोई एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो, कोई भी एक दफा यूट्रस में प्रेगनेंसी ठहरी हो, हमल ठहरा हो और उसके बाद दोबारा दूसरी दफा कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा हो और दूसरी दफा में बच्चा नहीं हो पा रहा हो, उसको कहते हैं सेकेंडरी सब फर्टिलिटी। इनकी जाहिर है अलग अलग वजूहात हैं, अलग अलग कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, कुछ मेडिकल फैक्टर्स भी हैं और उनके अलग अलग ट्रीटमेंट्स भी हैं। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें काफ़ी लोग का होता है कि सिर्फ ये फीमेल का प्रॉब्लम है, तो ये आप थोड़ा सा बताइए कि मेल में भी प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से स्पर्म्स की वजह से या दूसरी चीज़ों की वजह से, तो ये भी आप थोड़ा सा क्लियर कर दें, क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ औरत को ही ब्लेम करते हैं। देखिए, ये कहना कि औरत की वजह से है सब फर्टिलिटी, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसलिए कि पुराने जमाने में अगर हम कहें कि जब हमारे पास नॉलेज नहीं थी और हमारे एक सोसाइटी का कल्चर भी इस तरह है कि सबसे पहले औरत जाके डॉक्टर को दिखाती है, वहां तक तो चलो ठीक है, तो जाके दिखा रही है, लेकिन अगर एडवाइस लेना है, टेस्टिंग करनी है, तो मेल फैक्टर भी उतना ही कॉमन है। बल्कि अब तो न्यू रिसर्च और गाइडलाइन से कहती है देयर आर 40%, मतलब 40% मर्दाना फैक्टर शामिल है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और इसकी बहुत सारी वजह है। मर्दों के मामलात में सबसे ज्यादा एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, चाहे इसको आप स्ट्रेस के हवाले से ले लें, चाहे आप उसको स्मोकिंग के हवाले से ले लें, चाहे उसको आप स्लीप पैटर्न हमारा डिस्टर्ब है। ज्यादातर जाहिर है अभी भी सोसाइटी में वैसे तो औरतें मर्द सभी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कल्चर वाइज देखा जाए मेल ज्यादा काम मर्द ज्यादा हैं। मैम, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। स्मोकिंग का प्लीज बता दें हमारे व्यूअर्स को। लोग पता नहीं समझते हैं कि स्मोकिंग करके हम माचो बन गए और हमें ज्यादा ताकत आ गई, तो ये तो उल्टा है ना डॉक्टर साहब? मतलब ये सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, अपनी सेहत के लिए समथिंग बहुत डेंजरस है। बिल्कुल। और मैं तो ये नहीं कि जिसके बच्चे हो गए हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उसको बच्चे नहीं चाहिए तो वो स्मोक करता है। ये भी नहीं। अपनी जिंदगी भी तो उन बच्चों को पालने के लिए भी तो उस मर्द की जरूरत है, उस आदमी की जरूरत है, उस बाप की जरूरत है, उस बीवी को अपने हस्बैंड के सपोर्ट की जरूरत है और क्वालिटी लाइफ के साथ, है ना? अपनी हेल्थ के लिए स्मोकिंग, और स्मोकिंग के लिए तो इट्स डेट्रीमेंटल। इसका मतलब है कि वो कातिल है स्पर्म्स के लिए स्मोकिंग। वो स्मोक जाके जो मर्दों का फ्लूइड होता है,
कार्बन रिसाइड करता है, स्पर्म्स को किल करता है। और अगर वो तुखम जो कि खुद ही किल हो जाएगा, खुद ही नहीं रहेगा, तो किस तरह जाके ओवा को फर्टिलाइज करेगा और प्रेगनेंसी होगी। और इसीलिए जब अपने अब व्हाट द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें तो मिसकैरेज बढ़ गया है, सब फर्टिलिटी बढ़ गया है। पहले जमाने में मुझे याद है जब हम स्टूडेंट थे, हम लोग ये देखते थे कि कहीं भी अगर किसी की शादी हो रही है तो 1 साल में उसको प्रेगनेंसी होगी, कोई ना कोई बेबी की न्यूज मिलती है। लेकिन अब सब फर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है और एबॉर्शंस का इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है। उसकी मेल फैक्टर्स में सबसे बड़ी वजह स्मोकिंग, लाइफस्टाइल। जबरदस्त, देखिए कितनी अच्छी बात बताई। और देखिए स्मोकिंग तो हर तरह से बुरी है, बल्कि मैं तो एक जगह ये पढ़ा भी था कि स्मोकिंग इज लाइक सुसाइड। आप अपने आप को खुद मार रहे हैं, क्योंकि आपको लंग कैंसर हो सकता है। मैं एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट देखता हूँ आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए होते हैं, स्किन खराब हो रही होती है, बाल गिर रहे होते हैं। और अक्सर तो लड़कियों ने भी स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही गलत चीज हो गई। हम जितना रोक रहे हैं लोग उतना ही पी रहे हैं, लेकिन हमारा काम है आपको बताते रहना कि स्मोकिंग, आप देखिए डॉक्टर साहब ने डायरेक्टली आपको बताया कि इनफर्टिलिटी का भी कॉज हो सकती है। तो जिन लोगों को अपने हेल्दी अच्छे बच्चे चाहिए और अपनी क्वालिटी लाइफ चाहिए, वो स्मोकिंग तो बिल्कुल ही ना करें। तो डॉक्टर साहब, एक और चीज है जो बहुत कॉमन मैंने आजकल देखी है, बहुत यंग लोग कपल्स की शादी हो रही है, ठीक है। अच्छा, वो दे डोंट वांट टू प्रोड्यूस बेबी, ठीक है, वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो भी सेप्टिव यूज करते हैं 2-3 साल तक। उसके बाद जब वो चाह रहे होते हैं तो नहीं हो पाता। ऐसा भी मैंने केस देखे, वो क्या रीजन हो सकता है? देखिए, उसमें 100% तो ये नहीं है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं इस वजह से सब फर्टिलिटी प्रोड्यूस हो रही है। ये जरूर हो सकता है कि अगर दे आर गेटिंग मैरिड, मतलब वो जल्दी उम्र में उनकी शादी तो हुई है, लेकिन उन्होंने कोई लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन की है, उसके बाद जब वो प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उस वक्त उनकी एज बढ़ गई है, या उन्होंने कोई इस तरह के फैक्टर्स इस्तेमाल किए हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कि उसको रिकवर करने में मुश्किल हो रहा है, तो प्रोडक्शन हो रही है। अच्छा, फिर जब जाहिर है जब मैरिटल पीरियड लंबा हो जाता है तो हमारे यहाँ एक सोसाइटी का जो इफेक्ट प्रेशर जो है वो तो अपनी जगह होता है। फिर जब वो कंसीव करना चाहते हैं तो वो स्ट्रेस जो है वो उनकी कॉम्प्लिकेशंस को ऐड ऑन कर रहा है, और उस स्ट्रेस की वजह से प्रेगनेंसी चाहे और डिले हो गई ना भी हो तो वो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की तरह से वो करना शुरू करते हैं, प्रेजेंट करना शुरू करते हैं, और कंसेप्शन नहीं पूरी होती। तो बड़ा मसला होता है, सही कह रही हैं जी डॉक्टर साहब। तो फिर सैयदा दानिश, बड़ा जबरदस्त नाम है आपका माशाल्लाह। दानिश मींस इंटेलिजेंट, हाँ, दैट्स कूल। ओके, सो मैम ये मुझे थोड़ा सा बताइए कि जैसे मैम बता रही है कि इनफर्टिलिटी का है, तो आपके पास तो माशाल्लाह बहुत केसेस आते होंगे, क्योंकि हम सबको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हमेशा जरूरत होती है, एंड दे आर वेरी स्वीट पीपल। तो आपके पास ज्यादा केसेस किस चीज के आ रहे हैं, क्या क्या स्ट्रेसेस आ रही हैं लोगों की, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा हमसे शेयर करें प्लीज मैम। मेरे पास जो है वो मिक्स केसेस आते हैं, आई एम श्योर, इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी जो होती है, ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो कि नेमली डिसऑर्डर कहे जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज ये है कि वो कॉज किस चीज से करता है। कुछ खवातीन ऐसी हैं कि जिनको डिवोर्स हो गई है, उनकी सेपरेशन हो गई ड्यू टू इनफिडेलिटी, ये केसेस मेरे पास बहुत आ रहे होते हैं। अब बच्चियों में कि जिनको डिवोर्स हो गई, सेपरेशन हो गई ड्यू टू दैट रीजन, वो जब आती हैं तो उनका ट्रीटमेंट फिर चलता है, फिर उनको बताया जाता है। अब इसमें यहाँ पर मैं एक चीज को बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस देना चाहूंगी कि ये इनफिडेलिटी के जो है वो कॉजेस क्या होते हैं, क्योंकि ये नफ्सियात से बहुत गहरी यस, सारा खेल तो नफ्सियात का है जी। पहले हम अगर ओवरीज की बात करें, फिर यूट्रस की और फिर ट्यूब्स की, तो ओवरीज यानी कि जिसको हम कहते हैं अंडादानी या अंडे जिसमें एग्स होते हैं, उनमें अगर जो है वो सिस्ट हो जाए या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो वो कॉज करता है इनफर्टिलिटी को। फिर हम यूट्रस की तरफ आते हैं। यूट्रस में भी अगर ऐसे कोई सिस्ट हो जाती है तो फिर या फिर उसके अंदर जिसे हम कहते हैं कोई प्रॉब्लम हो जाती है, क्लॉटिंग आ जाती है, तो वो भी कॉज करती है। फिर ट्यूब्स में अगर डिफिकल्टी, जैसे कि कोई चीज ब्लॉकेज हो जाए तो वो भी कॉज करती है। लेकिन ये जो तीनों मरहले मैंने आपको बताया वन बाय वन, राइट, इन तीनों में जो तीनों कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं ओवरीज में, यूट्रस में और ट्यूब्स में, इनकी जो रियल कॉज है वो बायोलॉजिकल हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ पार्टिसिपेटिंग फैक्टर इसका साइकोलॉजिकल भी। बिल्कुल सही कह रही है जी। कॉजेस स्ट्रेस मतलब खिंचाव, तनाव। अगर मैं आम जबान में लोगों को समझाना चाहूँ, खिंचाव दबाव जो होता है वो इस वजह से होता है कि वो प्रेशर आता है। प्रेशर किस चीज का? सोसाइटी का प्रेशर, इन-लॉज का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर। आजकल जो देखा जाता है वो शादी के दूसरे या तीसरे महीने में ये क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं, खुशखबरी कब सुना रहे हैं, है ना? हो सकता है कि इन लॉज को या हस्बैंड को ये क्यूरियोसिटी नहीं हो कि ये कब होगा या किस तरीके से प्रॉब्लम होगा,
लेकिन लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से जी ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ट्रू फिर लोग जाते हैं, फिर खवातीन जिनके साथ ही सब कुछ हो रहा है, कि जिनके बच्चे में डिले हो रहा है, 1 साल हो गया, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो उनमें ये तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म बता दिया। 1 साल के अंदर अंदर ही खवातीन में एंग्जाइटी पैदा हो जाती है जी टू हैव अ बेबी के होगा या नहीं होगा। एंग्जाइटी को मैं आम लफ्जों में समझाना चाहूंगी लोगों को कि एंग्जाइटी कहते हैं फ्यूचर से रिलेटेड खौफ को, जी डर को, फियर को कि बिल्कुल अब आगे क्या होगा। बिल्कुल वो एंग्जाइटी में अपना रिलेशन हस्बैंड से खराब कर बैठती हैं, सही उनके ऊपर डाउट्स करती हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं, राइट वो उनकी रिलेशनशिप में दरार आती है। फिर इन लॉज के साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं कि जाहिर सी बातें उनकी एक्सपेक्टेशन होती हैं। अगर इन्हीं तमाम चीज़ों को अगर एक बच्ची समझदार हो और वो तमाम बिल्कुल चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रही हो कि किस तरीके नफ्सियात चल रही है, जाहिर सी बात है इन लॉज ये चाहेंगे कि उनके उनके घर में बेबी हो, बिल्कुल घर में बच्चा बिल्कुल है, लेकिन उनको एक तरीके से काउंसिल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आजकल की जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं वो काउंसिल कर पाती हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं कर पाती जी हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। राइट तो फिर वो किस तरफ जाते हैं, सेपरेशन की तरफ जाते हैं। हम्म डिप्रेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे लो मूड का होना, जी उदास रहना, खाने पीने में तवज्जो नहीं देना, दिल नहीं चाहेगा, भूख नहीं लगेगी, एपेटाइट लॉस होगी, नींद का नहीं आना या बहुत ज्यादा आना, एटिपिकल या एटिपिकल जी सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा खुदकुशी के भी सिम्टम्स होते हैं जी इसके हाँ अंदर बिल्कुल टू एंड ऑफ द लाइफ, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट खुदकुशी नहीं कर सकता। वो हम्म जब डिप्रेशन से मेनिया के फेज में आएगा, क्योंकि ओके डिप्रेशन में इंसान लेथार्जिक होता है, जी एक कोने में पड़ा रहेगा, यानी कि एक ऑब्वियस लो एनर्जी रहती है जी लो एनर्जी होगी, उसमें इंसान सुसाइड नहीं कमिट करता। थॉट्स आते हैं, हम्म लेकिन जैसे ही वो हाइपोमैनिक मूड में, यानी हाइपोमैनिक काफी जी बड़ा वर्ड है इसको मैं समझती हूँ, कि थोड़ा सा उसके अंदर एनर्जी आएगी, थोड़ी सी जिंदगी के लिए कलर उसके अंदर आएंगे, वो सोचेगा जिंदगी के बारे में, तो वो दोनों थॉट्स जब मिक्स होंगी कि सुसाइड करने का सोचे थे और ये अपने हालात की तरफ दोबारा देखेंगे, देन पर्सन अटेम्प्ट्स टुवर्ड्स सुसाइड। तो ओके ये तमाम चीजें, इनफर्टिलिटी हो गया, उसके अलावा हमारी सोसाइटी में इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जी जैसे कि एकेडमिक्स में फेलियर हो जी गया, रिलेशनशिप में फेलियर हो गया, इनफर्टिलिटी एक कॉज है। फिर इसके बाद जॉब में जॉब का परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई है, एम्प्लॉयमेंट जी अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड जनरली पर्सन फील्स कि मैं तो फेलियर हूँ हर चीज में, मेरा हर एरिया डूबा हुआ है, मेरा हर एरिया खराब है। ये बात तो आप सही कह रही हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी मैंने देखी है आजकल, चूंकि गैजेट्स आ गए, इतना कंपटीशन हो गया है, बहुत एक तो झूठ भी बहुत बढ़ गया है। आपको नहीं लगता? मुझे तो ऐसा लगता है, एज अ डॉक्टर मैं देखता हूँ लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, मिस कमिटमेंट्स करते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं। आगे बाजी पेशेंट्स आते होंगे जी नेक्स्ट वीक आना है, वो गायब हो गए, वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम, फिर वो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। सो ये इसका क्या ताल्लुक है रियल लाइफ से या गैजेट्स की वजह से, कि हम बहुत फेक हो गए हैं, या हम जो इंटरनेट पे देख रहे होते हैं चीजें हम उससे रिलेट कर रहे होते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फेक, इजंट इट? आपको पता है ऐसे ऐसे आजकल जबरदस्त फिल्टर्स आए हुए हैं कि आपको हसीन खूबसूरत बना देते हैं। सो दैट इज वी आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। तो डॉक्टर साहब इसके लिए क्या किया जाए? ये बड़ा प्रॉब्लम है ना गैजेट्स का। गैजेट्स इज द वन ऑफ द सोर्स फॉर आवर डिस्ट्रक्शन। ट्रू, वेरी ट्रू। मोबाइल टैब्स आ गए, टीवी भी उसी में आ जी जाएगा, लेकिन जहाँ तक गैजेट्स का ताल्लुक है जो कि हम हर वक्त मूव कर सकते हैं, दैट इज मोबाइल या टैबलेट। ट्रू। बच्चों में खुसूसन ज्यादा और बड़ों में भी, जी हमारी एज में भी जो लोग गैजेट्स यूज करते हैं में भी, बात यह है कि गैजेट्स आप जितना इस्तेमाल करेंगे, ये नफ्सियात की रिसर्चेस कहती हैं, उतना आपका दिमाग बंद होता जाएगा या क्लोज होता जाएगा, क्योंकि उसमें एक्सपोजर नहीं है, एक्सप्लोजर नहीं है। ट्रू। मतलब आप उसको सर्च नहीं करते, एक्सप्लोर नहीं करते, बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं कर पाते। आप एक कोने में कोई एक 30+ पर्सन को देख लें, या कोई 30 से अंडर के आदमी को देख लें, या बच्चे खातून को देख लें, अगर वो कोने में मोबाइल लेकर बैठी नहीं है जी तो वो सिर्फ उसी दुनिया में है। जी एग्जैक्टली। कल्चर हमारा मोबाइल हमें दे रहा है, वो कल्चर हम ले भी रहे हैं। अब वो कोई भी कल्चर हो, पेरेंट्स को नहीं पता या घर वालों को नहीं पता कि क्या चीज जो है वो इंसान देख रहा है, तो उसके असर उसके ऊपर पड़ेंगे। बिल्कुल। गैजेट्स का यूज इंसान को बहुत कंजर्वेटिव कर रहा है, जी कर देता है, लिमिटेड भी कर रहा है। हाँ लिमिटेड कर रहा है। सही कह रही झूठ का जहाँ तक ताल्लुक है तो डेफिनेटली आ रहा है, क्योंकि हम फेस नहीं कर रहे ना रियलिटी को। हाँ 4 घंटे हम एक फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं, हम एक एक अपनी दुनिया में रह रहे हैं जिसका कोई फैंटेसी में रह रहे हैं। जी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं क्लिनिक्स में कि जो बच्चे बच्चियां यानी 30 और 30+ भी लोग जो होते हैं वो गेम्स जी पबजी ये सब पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया। तो ब्लू व्हेल था, उसमें लोगों ने खुदकुशियां की हैं बहुत ज्यादा, आपके पास तो आए होंगे केसेस। एग्रेसिव
play. जी, It's an aggressive game. right. People are killing each other, वो उसको टारगेट करके मार रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है. हमारे बच्चे बच्चियों में जो आजकल के हैं टीनेज खुसूसन, उनमें एग्रेशन गैजेट्स की वजह से उनके गेम्स में. अब आप किसको कितना मतलब अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो आप उनको कितना कंट्रोल करेंगे उनके मटेरियल को, बिकॉज़ इंटरनेट इज ओपन, दुनिया उनके सामने खुली हुई है, खुला हुआ है. और फिर आप किसी भी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं. ठीक है डॉक्टर साहब, फिर हम आपसे आते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इनफर्टिलिटी के? लेकिन सबसे पहले तो पहले साइन एंड सिम्टम बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को. लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, साइन क्या होते हैं जी, अलामतें जी. टेक्निकली एक बात को करूं, अलामतें वो हैं जो डॉक्टर फाइंड आउट करते हैं एग्जामिनेशन, जो साइंस हैं इस वजह से कि हमने अगर टेस्ट करा के देखा, हमें पता चला औरत की नलेबन है जी, तो ये साइन है. और वो अलामतें जो खुद से मरीज आके बताएं बिल्कुल कि मुझे ये मसला है, या किसी को माहवारी में कोई मसाइल है, या कोई और इश्यूज हैं, या कोई डिस्चार्ज की कंप्लेन है, या आपस में जो ताल्लुकात है हस्बैंड वाइफ के उसमें कोई मसला है, तो वो सिम्टम्स कहलाए जाते हैं. कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो पेशेंट खुद आके बताएगा मुझे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी माहवारी में मसला है, या मेरा वजन बढ़ रहा है, या मेरे चेहरे पे बाल आ रहे हैं, या मेरी नींद पूरी नहीं होती, मेरी डाइट बहुत ज्यादा हो गई है या बहुत कम हो गई है. तो ये तो वो चीजें हैं जिनको हम उसकी हिस्ट्री बेस पे, उसके एग्जामिनेशन पे ट्रीट कर सकते हैं. कहीं पे कुछ टेस्टिंग का रोल आता है, फिर उसके बाद कहीं पे ट्रीटमेंट्स का रोल आता है. एक बात जो भी डॉक्टर साहब गैजेट्स के हवाले से कह रही थी, सब फर्टिलिटी के लिए मैं इसको इसलिए जरूर बोलना चाहूंगी कि इसकी वजह से भी सब फर्टिलिटी बढ़ती है. इसलिए कि देखें, अगर रात भर बच्चों की तो मैं बात ही नहीं करी, अभी तो मैं यंग कपल्स की बात कर रही हूँ कि अगर वो लोग मोबाइल यूज करें तो उनका आपस का जो रिलेशनशिप है, जो अल्लाह ने नेचर में बनाया है, एक तो वो डिस्टर्ब होगा, उनकी नींद डिस्टर्ब होगी, उनका स्लीप पैटर्न अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो इसका मतलब है उनका जो हार्मोनल फिजियोलॉजी है पूरी, स्पेशली रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, वो बहुत डिस्टर्ब होगी. और अगर वो फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है तो अल्लाह ने जो हमारे कुदरती निजाम बनाए हैं, कुछ हार्मोन्स हमारे सोते वक्त रिलीज होते हैं, कुछ हार्मोन्स हमारे सुबह जागते वक्त रिलीज होते हैं, जो कि हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल को बढ़ाती है, बिल्कुल उसको ठीक करते हैं. जो फॉर्मेशन है, जो अंडा बनता है हर महीने जी, उसकी तरसील के लिए उस हार्मोन को उसी मिकदार में होना मौजूद है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी नींद पूरी ना होने की वजह से. बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि मैं नींद तो पूरी कर लेती हूँ, मैं सुबह 6 बजे सोती हूँ, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, फिर मैं 2 बजे उठती हूँ. दिस इज नॉट द राइट टाइम, ये सही वक्त नहीं है. आपको वक्त पे नींद पूरी करनी है, वो पूरा घंटा जिस उम्र में 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है वो पूरी करनी है. अगर ये मैं अक्सर अपने पेशेंट को सबसे पहले कहती हूँ कि मोबाइल को तुम साइड में कहीं रख दिया करो, बिल्कुल सही. ठीक है, तो आपस में आपका रिलेशन बिल्डअप होना चाहिए. फिर जो भी कपल की एक्टिविटीज हैं उनको उसी तरह से परसू होना चाहिए कि इतने इतने बिजी स्केड्यूल है हस्बैंड का या वाइफ का कि वो आपस में उनकी मुलाकात ही नहीं होती है पूरे हफ्ते में. तो वो किस तरह से करती, तो कभी कभी आपको ये हिस्ट्री से व्हाट्सएप पे ही बात कर ली उन्होंने. अगर ये सब फर्टिलिटी ट्रू सब फर्टिलिटी है या ये फेक सब फर्टिलिटी है या इंड्यूस्ड सब फर्टिलिटी है कि कोई अपने शौहर से मिल ही नहीं रही है. बिल्कुल इस तरह से सही बात. अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बड़ा आता है कि फीमेल के सारे टेस्ट करा लिए, सब सही निकले, अब मेल का टेस्ट कराने की बारी है. अब मेल बहुत ज्यादा रिलक्टेंट होते हैं टेस्ट कराने के, तो आप कैसे कन्विंस करती हैं? देखिए, मैं तो बेसिकली मरीजों को अक्सर पेशेंट मुझे ये कहते हैं कि नहीं मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपने सेक्सुअल एक्ट को इस चीज से रिलेट करते हैं कि इसका मतलब है मेरी रिपोर्ट भी से मिलके सही होगी. मैं उनको समझाती हूँ कि देखें, अगर किसी औरत के हमने टेस्ट कराया और चीज कोई पकड़ी है, कोई चीज फाइंड आउट हुई है, कोई प्रॉब्लम पता चला है, या जैसे किसी को बचपन से शुगर नहीं होती, किसी को बचपन से हाइपरटेंशन नहीं होती, कोई एज आती है, कोई वजह होती है, कोई फैक्टर्स होते हैं, उनकी टेस्टिंग पे हम उस डिजीज और फैमिली में भी होता है ना डॉक्टर साहब, फेमिलियल. एग्जैक्टली. इसी तरह जब हम आपका टेस्ट कराएंगे तो हमें पता चलेगा, बेशक आपने पहले 3 बच्चे पैदा किए हुए हों या क्या पता दूसरी वाइफ से आपके 2 बच्चे हों, लेकिन अगर इधर नहीं हो रहा तो कोई मसला विद इन अ ईयर या विद इन अ मंथ भी डेवलप हो सकता है. बिल्कुल सही कह रही है, जो कि हम उस रिपोर्ट को कराएंगे तो हमें पता चलेगा. और सबसे बड़ी बात, वो टेस्ट कराना आसान है, उसमें कोई इन्वेजन प्रोसेस नहीं है, थोड़ा साइकोलॉजिकल होता है, उसको समझाना पड़ता है, क्वाइट और इजी रूम देना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उसको थोड़ी सी काउंसलिंग की जरूरत होती है, फीमेल पार्टनर की उसकी सपोर्ट होनी चाहिए. और मैं समझती हूँ पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की भी सपोर्ट चाहिए कि शायद अभी भी हमारे इस कल्चर में इस तरह से टेस्ट कराना थोड़ा सा कुछ फैमिली प्रेशर पे लोग ही समझते हैं
कि मैं किसी को घर में बताऊंगा नहीं, मेरी रिपोर्ट नहीं पता नहीं चलनी चाहिए, तो उसका बड़ा कॉन्फिडेंशियल टैबू है ना। इसको बड़ा कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। और ये यकीन होना चाहिए कि वो उसी की टेस्ट है, उसी की ओ रिपोर्ट है, यस, उसी को हम रिलेट करेंगे उसकी फिजिकल बिल्कुल एक्टिविटी से, बिल्कुल सही और कह फिर रही हैं। उसको ट्रीट करेंगे। आप कैसे डील करती हैं डॉक्टर साहब ऐसे केसेस को, है ना? आपके पास भी आते होंगे, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में तो बड़े आते हैं, क्योंकि मेल साइकी होती है, एक तो ईगो है, सीधी बात है, और फिर ये होता है कि हर कोई औरत को ब्लेम करता है ना इसके अंदर, तो आप कैसे डील करती हैं? ये बेसिकली जो कपल्स आते हैं उसमें डिनाइल का फैक्टर जी वो डिनाई करते हैं, और वो कॉन्शियस लेवल के ऊपर कर रहे होते हैं। उनको पता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ इशू निकले, दे आर नॉट श्योर कि होगा कोई प्रॉब्लम, लेकिन वो डिनाई। तो उनको बताया जाता है, समझाया जाता है कि आप अगर इसको सिर्फ स्क्रूटिनी करवा लेते हैं, एग्जामिनेशन करा लेते हैं, डजंट मीन कि ये कुछ है। लेकिन अगर है भी तो मॉडर्न इतना जमाना हो चुका है कि उसको जाके बहुत दवाएं आती हैं, बिल्कुल सही है, हो सकता है, ठीक है। और दूसरा ये कोपिंग स्ट्रेटजीज पे मैं काम करती हूँ दैट्स गुड कि कपल जो है, फीमेल जो है, उनके अगर इमोशनल डिस्चार्ज है, रोना है, इमोशनली थ्रेट करना है स्पाउस को अपने, तो उसके ऊपर काम करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर वो अपने स्पाउस को तंग करके रखे, रोते रहे और इरिटेट करते रहे या एंग्शियस होते रहे, तो फिर जो मेल स्पाउस है वो जाहिर सी बात है उसके अंदर रिबेलियस बिहेवियर टिक ऑफ कर देता है ना, वो टिक ऑफ हो जाता है। ये डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, शक्की हो जाते हैं, है ना, शक्की हो जाती हैं, दैट इज वेरी बैड। अब वो नहीं भी कर रहा होगा तो करेगा। सोशल स्टिग्मा हमारे यहाँ बहुत बुरी, भरोसा भी तो करना होता है डॉक्टर साहब, यू हैव टू ट्रस्ट पीपल। यस यस, लेकिन जो सोशल स्टिग्मा है कि अगर मर्द के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो बाहर ना निकले, डॉक्टर्स भी रखते ईगो हैं या ईगो को भी, और जो साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वो भी इस चीज को मेंटेन रखते हैं कि नहीं ऐसी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आपको अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है तो आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही के लिए सिर्फ खातून ही सैक्रिफाइस क्यों करें? ऑफ कोर्स बिल्कुल, दोनों का बिल्कुल। पर्सनालिटी टाइप्स जो होती हैं लोगों की, जैसे कि डाउटफुल पर्सनालिटीज, किसी पे शक करना, अपने स्पाउस पे शक करना किसी भी हवाले से, वो लोग बहुत ज्यादा फंस जाते हैं आगे इस सिचुएशन में। यानी कि एक मैरिटल लाइफ है, उसमें अगर एक स्पाउस दूसरे पे, भले वो मेल हो या फीमेल हो, सही शक कर रहा है तो वो उससे कोऑपरेट नहीं करेगा। मैं हमेशा ऐसे कपल्स को कहती हूँ, या मैं यूजुअली कपल मैरिटल थेरेपी में पेशेंट्स को ये कह रही होती हूँ कि आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट करने की जरूरत है। और शादी इज अ नेम ऑफ सैक्रिफाइस। इंडीड, सैक्रिफाइस आपने नहीं किया तो आपका जो रिलेशन है वो कोई भी ब्रेक कर देगा, बिल्कुल, फैमिली इट विल गो नोवेयर, बिल्कुल सही है, ये तो है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, फर्टिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। ओह दैट्स सो सैड। और फैक्टर्स क्या है, रीजंस क्या है? सबसे ज्यादा जो फैक्टर्स हमारी सोसाइटी में तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, मैंने आपको बताया था, ये सारा स्मोक है, स्मोकिंग है, और फिर ये जो आजकल पान छालिया, और इतने नाम है कि मैं तो जब पेशेंट्स को सुन रही होती हूँ तो मुझे खुद भी शायद नहीं पता थे, इतनी तरह के नशे हैं, गुटखा, मावा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। ये सारी चीजें गैर महसूस तरीके से वो बंदा खुद भी नहीं चाहता कि जो मैं खा रहा हूँ और मेरे मुझे इसी बात से तो याद आई, एक बड़ी जबरदस्त फिल्म आई थी, मेहरुन्निसा वी लव यू, वो इसी पर थी कि एक लड़की थी, वो गिलगित पे रहती थी, उसकी शादी होकर कराची आती है वो, एंड शी इज अनेबल टू कंसीव, तो क्योंकि उनका मोहल्ला बहुत ज्यादा शोर शराबा, तो पूरा मोहल्ला वो चेंज करते हैं। आई थिंक आपने भी देखी होगी, बड़ी जबरदस्त मूवी थी वो, तो इट वाज ट्रू ब्यूटीफुल। देखिए ना, इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए उसी से स्ट्रेस फिर बढ़ता चला जाएगा। अभी सिर्फ हस्बैंड और वाइफ में चलो अच्छी बिल्कुल बातचीत है, अच्छी उनकी केमिस्ट्री है, लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं होती, कंसीव नहीं कर पा रही थी वो, कितनी दफा ऐसा होता है कि जब पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं, मैं कहती हूँ कि आप गुटखा खाते हैं, आप इसको छोड़ें, क्योंकि आपके स्पर्म्स को या आपके जर्स को मुतासिर कर रहा है, और उसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी होगी भी तो मुमकिन है कि वो जाया हो जाए। तो वहीं पे फिर जाहिर फीमेल पार्टनर का स्ट्रेस भी कि मैं भी मना करती हूँ, लेकिन ये छोड़ते नहीं है। तो ये वो वाली चीजें हैं जो इंसान के अपने हाथ में है, और इन सारे फैक्टर्स को ओवरकम किया जा सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की मोटिवेशन की जरूरत है, चाहे वो फीमेल की तरफ से हो, कभी कभी औरतें खा रही होती हैं, हमारा कुछ ट्राइबल एरियाज कुछ ऐसे हैं जहाँ पे गुटखा, मावा, औरतों में हुक्का, तो उनमें भी तो इनफर्टिलिटी बढ़ जाती होगी फीमेल्स के अंदर भी। देखिए मैंने शो में बताया था कि अगर आपको गुटखा, मावा ये कम करना है तो आप एक आसान सी टिप ले सकते हैं कि पान का पत्ता लें, खोपरा लें और सौंफ लें, तीनों चीजें लेके आप इसको खाते रहें, तो वो जो आपकी जो क्रेविंग होती है डॉक्टर साहब, वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये सिगरेट वालों के लिए भी होता है या पान के लिए भी, ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, हम एकदम से नहीं कह सकते कि बस आप कल ही छोड़ दो, टेपर करें। एग्जैक्टली, चाय पी लिया करें, चाय फिर भी बेहतर है, एंटीऑक्सीडेंट है, फ्लेवोनॉइड्स हैं, तो ये अच्छी चीज होती है। बहुत सारे लोगों के पास एक्सक्यूजेस होती हैं कि मैं रात की जॉब करता हूँ, मैं रात में, सारे लड़के
गुटखा खा रहे होते हैं, लेकिन बात यह है, फिर मैं उनको ये समझाती हूँ, देखो कर सब गलत रहे, पर आपको आपके केस में प्रेगनेंसी चाहिए, आप नहीं कुर्बानी देनी पड़ेगी, और ये जो कुर्बानी है ये आप अच्छी चीज के लिए दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप गुटखा छोड़ के कोई बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपको अपनी नस्ल बढ़ानी है, आपको अपनी फीमेल पार्टनर, और कितने लोगों को आप खुश करेंगे, पूरी फैमिली खुश हो जाएगी, आपकी वाइफ खुश हो जाएंगी। रिपोर्ट्स हैं डॉक्टर कासिम कि जहाँ स्मोकिंग छोड़ी या जहाँ पे वेट रिड्यूस किया, चाहे मेल ने चाहे फीमेल पार्टनर ने, स्पॉन्टेनियसली कंसेप्शंस होती हैं माशाल्लाह। ये तो वो फैक्टर्स हैं जो कि लेबल्ड हैं, बुक्स में हैं, गाइडलाइंस में दिए हुए हैं कि ये वो चीजें हैं जिन पे हम काम करें तो हम इजीली इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में बिल्कुल चीजें अल्लाह की तरफ से उसके लिए ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैं, या कहीं कहीं फिर हमें अल्लाह ने भी तो कहा है कि आपको सारा इलाज है, आप उसको जरूर यूज करें, अपनी रस्सी तो बांधनी है। बेशक बेशक, बिल्कुल सही बात जी डॉक्टर साहब। अच्छा, एक और चीज पूछनी है, मैं आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग नोट कर रहा हूँ, वानाबीज बहुत है आजकल। वानाबीज का मतलब होता है, एक तो हर कोई डॉक्टर बन के बैठ जाता है टीवी पर, हर कोई, मतलब आई शुड नॉट से गूगल डॉक्टर्स बड़े कॉमन हो गए, हर कोई अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है, हर कोई अपने आप को गूगल से इंफॉर्मेशन लेकर उनकी लाइक आई टीच इंग्लिश एज वेल माई सेल्फ, तो मैं देखता हूँ लोग इतनी गलत इंग्लिश बोल रहे होते हैं एंड दे आर प्राउड ऑफ इट, उनको करेक्ट करो तो गुस्सा भी हो जाते हैं। तो ये जो एक इन्वायरमेंट बन गया है। अच्छा, फिर मैं आई एम टीचिंग नर्सिंग ऑल्सो, तो मैं उनसे एसओपी का मतलब पूछा, दे डिडंट नो। मैं कहा देखिए इतना आसान है, आप गूगल है, एसओपी लिख दीजिए, यू शुड नो, आपको एटलीस्ट अपनी रिलेटेड, अगर आपको याद होगा तो एक जमाने में हम लोग सब डिक्शनरीज देखते थे, वी यूज्ड टू गो टू द रूट ऑफ द थिंग। अगर जैसे ओवम आया तो उसके भी हम रूट तक पहुंच गए कि क्या रीजन है आपका। जैसे मुझे खुद बहुत इंटरेस्टिंग लगता है साइकाइट्री, तो आपके कोपिंग मैकेनिज्म्स, आपके स्किज़ोफ्रेनिया, उन सब की हम रूट तक जाते हैं, और सब तो इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी है, तो वो नहीं लोग करते, वाना भी बने होते हैं, बस वो शॉर्टकट चाहते हैं। तो आप कैसे डील करती हैं इनके साथ कि आपको पता चल जाता है कि ये लोग मतलब वो दे आर शोइंग समथिंग जो वो नहीं है। ये बड़ा कॉमन हो गया है लड़के लड़कियों में, और एक मुझे लगता है कि एक फूल्स पैराडाइज जैसे आपने बताया था, तो क्या आप कैसे डील करती हैं? अच्छा, कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हमारी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। 18 इयर्स का अगर कोई पर्सन है तो उस पे हम वो डायग्नोज करते हैं, लेकिन उसके कुछ सिम्टम्स क्राइटेरिया मीट करना जरूरी है। जैसे कि आपने बताया कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेकर और बहुत ज्यादा बातें करना, हालांकि डॉक्टर्स को भी वो निगेट करते हैं कि नहीं आपने जो है वो ये चीज नहीं, इस तरीके से, तो उनको हैंडल करना बड़ा इजी है। पहले तो उनको इंसाइट में देती हूँ सेशन में कि आपके साथ ये इशू है, उनको पहले मैं असेसमेंट करती हूँ उनकी, फिर डायग्नोज करती हूँ, फिर उनको लेते हैं, वो एक्सेप्ट भी तो नहीं करते। डॉक्टर कह रहा है, क्योंकि अ पर्सन हु रीचेस टू द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो कुछ सोच के ही आया है, और उसको कॉन्फिडेंशियलिटी का 100% श्योरिटी मैं देती हूँ कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी, तो वो अपनी जब तमाम चीज़ें ओपन अप करना शुरू करता है। फिर टेस्ट उसको साइकोमेट्रिक टेस्ट में उसके करती हूँ, उसके बाद जब मैं रिपोर्ट उसके हाथ में देती हूँ तो मैं कंप्लीटली उसको फीडबैक देती हूँ कि आपको ये जो है वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अब ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे हैंडल की जाए, क्योंकि आपके जो इस पेशेंट के जो अतराफ के लोग होंगे वो ज़्यादा ट्रबल में हैं, क्योंकि उसको संभालना है। तो फिर ग्रेजुअली उनके ऊपर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या CBT हम जिसको कहते हैं वो मैं उनके ऊपर करती हूँ ग्रेजुअली। उसमें पर्सन का एजुकेशन लेवल भी मैटर करता है, एज ग्रुप भी मैटर करता है कि अगर वो 40+ है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, अगर एजुकेटेड है 50 भी है तो इट इज़ ओके, बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन जितना पर्सनालिटी डिसऑर्डर हम इन शॉर्ट कहें कि ये जैसे इंसान को डायबिटिक हो गया या हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, अब वो अनडू नहीं हो सकता। इसी तरीके से पर्सनालिटी का फैक्टर है या डिसऑर्डर है, वो तो बन गई। अब जो हर कोई नजर आता है वो सब ऐसा नहीं है कि वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आ रहे हैं, सारे नहीं है, लेकिन उनमें से आजकल की जो हवा ऐसी है वो ये है कि एवरीबडी इज हैविंग द चैनल, कि उनके पास मोबाइल है और वो ब्राउज करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन आएगी। मैं एक एग्जांपल देती चलूंगी अपने एक पेशेंट की जो कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट थे। स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो साइकोटिक डिसऑर्डर्स में आता है। लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम कहलाती है जिसमें इंसान का रियलिटी कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है। तो मेरे पास वो पेशेंट था एंड ही वाज MBA और वो बहुत अच्छी उसकी ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन उसके कुछ एनवायरमेंटल क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से वो साइकोटिक हो गया। फिर उसके बाद जब वो मेरे पास आता रहा तो मैंने उनका प्रोफेशन पूछा, सारी इन्फॉर्मेशन ली, तो प्रोफेशन जो है वो उन्होंने मुझे ये बताया कि वो कंटेंट राइटर हैं, ही इज़ अ कंटेंट राइटर, और उनकी इंग्लिश बेहतरीन,
बहुत अच्छी इंग्लिश थी, ही वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, लेकिन वो हालात की वजह से साइकोटिक हुए। तो कंटेंट राइटिंग में मैंने पूछा कि आप क्या क्या लिखते हैं, तो उन्होंने मुझे लिस्ट बता के दी। तो ये वही सारे टॉपिक्स थे कि जो लोग पढ़ते हैं और उनको फॉलो करते हैं, जैसे डाइट प्लान्स, ठीक है। अब इनफर्टिलिटी के हवाले से बात हो रही है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इसमें डाइट का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जो जंक फूड है ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो फास्ट फूड है वो हमारा, जो इंस्टेंट फूड है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और वो जो ऑयल जिसमें वो पक के खाना आ रहा है, गॉड नोस के बाहर से हम डिलीवर करवा रहे हैं, उसमें कितनी ऑक्सीजन है कितनी नहीं है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और PCOS जो है वो इससे वो खाने से भी कॉज करता है। दूसरा कि हमारे यहाँ की जो ख़वातीन हैं उनमें 70 to 80% औरतों को PCOS है। देखिए कितना ज़्यादा हाई रेशियो है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को इनफर्टिलिटी हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगी और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उनको, क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हम देखिए इरेडिकेट तो नहीं कर सकते, लेट्स बी ऑनेस्ट, लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। सबसे पहले तो स्लीप पैटर्न, मेरा जो सबसे पहला फोकस इस पे होगा कि अपनी नींद पूरी कीजिए, अपने सही टाइम पे कीजिए, अपनी डाइट का ख्याल कीजिए। जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि डाइट इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और डाइट का ताल्लुक जो है वो आपकी नींद के पूरे होने से भी है। जिस तरह जितनी नींद अच्छी तरीके से पूरी होगी उतनी डाइट अच्छी होगी। कोशिश ये करें कि बाहर का जंक फूड अवॉइड करें, ना खाएं, फिज़ी ड्रिंक्स ना लें, जूसेस, कैन जूसेस हैं ये ना लें, घर का पका हुआ साफ़ सुथरा खाना, फ्रेश फ्रूट्स लें, नट्स लें, और पानी ज़्यादा पिएं। फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, सारी चीज़ें होंगी तो हमारे हार्मोन्स बैलेंस में चलते रहेंगे, हमारी फिजियोलॉजी बैलेंस में रहेगी, हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल्स का वो नॉर्मल रहेगा, और इसी तरह मर्दों के अंदर उनकी जो स्पर्म प्रोडक्शन है और उसकी मोर्फोलॉजीज़ की जो शक्ल सूरत है वो अच्छी रहेगी, जो कि बहुत हद तक मुतासर होती है गुटखा, मावा और सिगरेट से, स्मोकिंग से। तो इन सब चीज़ों पे काम करें, और उसके बाद जहाँ पे आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, 1 साल तक ट्राई करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये वो वाला टाइम है कि जहाँ पे हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और फिर डॉक्टर के मशवरे से कोई भी इलाज को परसू करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रीटमेंट का टाइम है वो औरत की एज पे बहुत मुनसर करता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचने समझने में और इन्वेस्टिगेशंस में ही सालों गुजार दें, और जब आप डॉक्टर के पास पहुँचें तो खुदा न खास्ता उस वक्त उम्र इस हद तक गुजर चुकी हो कि जो नेचुरल साइकिल है, नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ एग, जो अंडा बनने की सलाहियत है औरत की, वो एक ज़ाहिर उम्र में आके ख़त्म होने लगती है, और उसके साथ साथ जब मेनोपॉज की तरफ आने लगते हैं तो उस वक्त तक नहीं पहुंचना चाहिए। उससे पहले ट्रीटमेंट को समझ के ट्रीटमेंट लें, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह में कामयाबी। और डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए कि आपको हमारे व्यूवर्स कैसे रीच कर सकते हैं, कहाँ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आपका, अपनी क्लिनिक का, अपनी जगह का एड्रेस बता दीजिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स इंटरेस्टेड होते हैं कि अपने, क्योंकि हमारे शो के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि ऑथेंटिक लोगों से हमारे व्यूवर्स को मिलाएं, और माशाल्लाह आपसे ज़्यादा ऑथेंटिक कौन होगा। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ हम बता दीजिए व्यूवर्स को आप कहाँ पर बाद में क्लिनिक करती हूँ, नूर फर्टिलिटी क्लिनिक के नाम से मेरा क्लिनिक है, नॉर्थ नासिबाद में। मैम दानिश, आप थोड़ा सा हमें एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बताइए हमारे व्यूवर्स को कि बेसिकली उनको क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे वो एक जो साइकोलॉजी आपकी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आप अपना भी नुकसान कर रहे होते हैं, अपने इर्द गिर्द का भी, तो वो ना करें। तो एक छोटे से प्रिकॉशंस आप बता दीजिए प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को। मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप खुश रहना सीखें, कि कैसे हाउ टू फील हैप्पीनेस, कैसे खुश रहा जाता है। ये की वर्ड है ज़िंदगी का, जिसमें जैसे इनफर्टिलिटी जैसे मसाइल हैं, या रिलेशनशिप से रिलेटेड मसाइल हैं, या एकेडमिक रिलेटेड मसाइल हैं, इकनॉमिकल इवन मसाइल जो है वो भी इससे बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुक़ रखते हैं। आपके साथ जो भी हो रहा है वो जाहिर सी बात है, वो एक नेचुरल साइकिल है ज़िंदगी में, हम सब फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को, लेकिन हिम्मत और हौसला जब आपका टूटेगा, आप बैठेंगे तो आपको खुशी महसूस नहीं होगी। कोशिश करें कि खुशी हासिल करें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं चीज़ें बताना चाहूँगी वो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रेन में जो है वो 2 किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, पहला है डोपामाइन और दूसरा है सेरोटोनिन। इनका जब बैलेंस डाउन होने लगता है तो हमें मायूसी महसूस होती है, स्ट्रेस फील होता है, गम महसूस होता है, ठीक है, ये 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये कम कब होते हैं? जब हम होपलेस हो जाते हैं, हम उम्मीद छोड़ देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ये फरमाया कि उम्मीद नहीं छोड़ो, होपफुल रहो। तो इसके भी कुछ मीनिंग्स हैं। हमें हमेशा हर कदम पर, भले कोई भी बड़ी से बड़ी आफत हो, थोड़ा सा पेशेंस रखे, होपफुल रहना है, रोशनी की तरफ देखते रहना है। तो इस तरह से हमारी होप बढ़ती रहेगी। जहाँ तक ये
दो न्यूरोट्रांसमीटर्स का ताल्लुक है तो ये तो काफ़ी लंबे चौड़े नाम है, डोपामाइन और सेरोटोनिन, लेकिन इनको हम कैसे बैलेंस में रख सकते हैं? एक तो है कि SSRI खाई जाती हैं जो कि साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं भेजूंगी आपको। मैं ये चाहूँगी कि ग़िज़ा के ज़रिए आप इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस रखें और बहुत आराम से आप रख सकते हैं कि आप कैसे खुश रहें ग़िज़ा की वजह से। जितनी बेरीज होती हैं, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रेड बेरी, ये बेरीज खाने से इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल जो है वो नॉर्मल रहते हैं। अमरूद हो गया, यानी गवावा, एप्पल हो गया, उसके अंदर पोटेशियम होता है, उससे भी ये बैलेंस रहेगा। इसके अलावा जितने ग्रीन्स आप खा सकते हैं, ग्रीन सब्जियां, वो आप खाएं तो आपको अच्छा महसूस होगा। अच्छा महसूस होने से मुराद ये है कि जब प्रॉब्लम आता है, इंसान की पर्सनैलिटी उसके मसले से बनती है। यानी कभी भी कोई स्ट्रेसर आपकी लाइफ में अगर आया है तो उसको आप हैंडल कैसे करेंगे, इससे आपकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ चिल्लाते हैं और रोते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उसकी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो आपका एक साइड तो चले, अगर आप इसके ऊपर काम करें, जैसे कि खाना पीना है, फूड का इंटेक है वो आप नॉर्मल लें, जंक फूड नहीं खाएं और ग्रीन्स और वेज खाएं, तो फिर आपका ये मसला हल हो सकता है। तो खुश रहें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, नफ्सियाती मसाइल से आप इससे निपट सकते हैं। दूसरा ये कि आप जो हैं वो सोशलाइज करें, लोगों से मिलें। मोबाइल फ़ोन में आप दूसरों के साथ अगर कनेक्टेड हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन मोबाइल फ़ोन से हम ज़्यादातर चीज़ें देख ही रहे होते हैं, सिर्फ सुनने का काम हमारा रह गया है। जब तक हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे ना, जो मटेरियल हमारे दिल और दिमाग में मौजूद है वो हम बाहर जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम अच्छा फील नहीं करेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल हैव टू। बहुत आपने अच्छा बताया, आपने बिल्कुल नटशेल में हमने बिल्कुल मेन चीज़ें बताई हैं। अब तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आप कहाँ पर होती हैं, कहाँ पे आपको रीच कर सकते हैं, आपका अपॉइंटमेंट कब कहाँ से ले सकते हैं? वैसे तो मैं मॉर्निंग में डाउन में होती हूँ और एज अ न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, और इवनिंग में जो है वो न्यूरो माइंड हॉस्पिटल में होती हूँ, जो है वो सर सैयद यूनिवर्सिटी की लाइन में है, सर सैयद यूनिवर्सिटी के पास है वो न्यूरो माइंड हॉस्पिटल एट नीपा। आपकी टाइमिंग क्या है मैम आपकी? टाइमिंग्स मेरे 4 to 7 है। ज़बरदस्त, आपका नंबर भी हम चला देंगे। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, हमारा ये शो बेइंतहा ज़बरदस्त है और मैं तो चाह रहा हूँ कि अभी ख़त्म ना हो, तो इसलिए इसकी एक और पार्ट हम आपको दिखाएंगे, इसकी का कंटिन्यूएशन आपको दिखाएंगे। लेकिन बिफोर एंडिंग ऑफ कोर्स एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं आप लोग को एक ब्यूटी टिप भी दे दूँ। अक्सर इनफर्टिलिटी, स्ट्रेस की वजह से आपके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो डार्क सर्कल का सबसे अच्छा इलाज ये कि विटामिन सी क्रीम आती है, वो आप आइज़ के नीचे लगाइए। जैसे डॉक्टर साहब दोनों ने कहा कि आपका स्लीप पैटर्न सही होना चाहिए, वो बेइंतहा ज़रूरी है। वाटर इंटेक बढ़ाइए, विटामिन ज़रूर खाइए, जैसे सेलेनियम हो, जिंक हो, जो आपकी स्किन एंड नेल्स को अच्छा रखे। एक बड़ी चीज़ सीखिए, इफ़ यू डोंट फील गुड, लुक गुड। अगर आपको अंदर से अच्छा फील नहीं करना तो अपने आपको अच्छा दिखाएं, ताकि आपको, अगर आप खूबसूरत लगेंगे, अच्छे लगेंगे, तो आपको खुद अंदर से अच्छा फील होगा। तो अभी फ़िलहाल तो हम ये प्रोग्राम को एंड करते हैं, लेकिन इसी प्रोग्राम की कंटिन्यूएशन आपको हम दिखाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में सेहत ऑनलाइन के। थैंक यू वेरी मच। Signing out, Dr. Kashif Ahmed Malik. Allah Hafiz and see you.